नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित एक कहानी पोस्ट मास्टर सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो आपसे ये अनुरोध है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी पोस्ट मास्टर। नौकरी मिलने के बाद पोस्टमास्टर की पहली नियुक्ति उलापुर गांव में हुई। उलापुर एक साधारण सा छोटा गांव था। गांव के पास ही एक नील कोठी थी। कोठी के स्वामी ने बड़ी कोशिश सिफारिशें करके एक नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। पोस्टमास्टर कलकत्ता के रहने वाले थे। जिस प्रकार पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो हालत होती है, वही हालत इस छोटे से गांव में आकर इन पोस्टमास्टर साहब की हुई। पोस्ट ऑफिस एक खपरैल के बने मकान और अंधेरी कोठरी में था। उसके नज़दीक ही काई से ढका हुआ एक तालाब था, जिसके चारों ओर घना जंगल था। कोठी में रहने वाले गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें प्रायः फुर्सत नहीं रहती थी। पोस्टमास्टर महोदय भी मिलनसार न होने के कारण शिष्ट जनों से मिलने जुलने के योग्य थे भी नहीं। खास तौर से कलकत्ता के लड़के किसी से ठीक से मिलना जुलना नहीं जानते। नई जगह में जाकर या तो वे अक्खड़ हो जाते हैं या फिर आलसी और लज्जालू। इसी कारण स्थानीय लोगों से उनका मेलजोल नहीं हो पाता। वैसे यहाँ ऐसा व्यवहार नहीं था। कभी कभी कविता लिखने की कोशिश करते और उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते जैसे दिन भर पेड़ पौधों का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते दिन बड़े सुख से बीत रहा हो। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि यदि अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में पेड़ों की डाली का फलों के साथ इन सारे पेड़ पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध बड़ी बड़ी इमारतों के द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता, तो इस अधमरे भले आदमी के लड़के को नया जीवन मिल जाता। पोस्टमास्टर की तनख्वाह बहुत कम होती है। उसे अपने हाथों से बनाकर खाना पड़ता। गांव की एकमात्र पितृहीना अनाथ बालिका उनका और कामकाज कर देती थी। इसी के बदले उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। उस लड़की का नाम रतन था। उम्र 12-13 साल। गरीबी के कारण उसके विवाह की कोई विशेष संभावना दिखाई नहीं देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला में कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झींगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ और नशेबाजों का दल ढोल कर ताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता, तब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी धड़कन होने लगती। तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर आवाज लगाते, रतन। दरवाजे पर बैठी रतन इसी आवाज की प्रतीक्षा करती रहती, किंतु पहली आवाज पर ही अंदर न जाती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्टमास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूँ रसोई घर में। पोस्टमास्टर, तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती मारती रतन हुक्का लेकर भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर पूछ बैठे, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद आती है क्या? उसने जवाब दिया, साहब बड़ी लंबी कहानी है, बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी नहीं भी याद हैं। उसने बताया, माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। उसके पिता मेहनतकश आदमी थे और दिन भर मेहनत करके शाम को घर वापस लौटते थे। भाग्य से उन्हीं दिनों की 2-1 शामों की याद उसके मन में आज भी चित्र के समान अंकित है। यही बातें करते करते धीरे धीरे रतन पोस्टमास्टर के निकट ही जमीन पर बैठ गई। फिर उसे ध्यान आता, उसका एक भाई भी था। बहुत दिन पहले एक दिन बरसात में एक तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक घटी महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा उसे इसी बात की याद अधिक आती। इस तरह बातें करते करते कभी कभी बहुत रात बीत जाती थी।
तब आलसी पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा ही ना होती। सवेरे की रखी बासी तरकारी और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां बना देती। उन्हीं से दोनों के रात के खाने का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उस खपरैल झोपड़ी के एक कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें छेड़ देते। कभी छोटे भाई की बात, कभी माँ और दीदी की बात। प्रवास के समय एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता, जो बातें उनके मन में बार बार आती रहती, पर नील कोठी के गुमाश्तों कर्मचारियों के सामने किसी भी तरह नहीं उठाई जा सकती थी। उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान स्वयं भी माँ, दादा, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी बना ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर में आसमान से बादल छट गए थे और हल्की सी गर्मी लिए अच्छी हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास और पेड़ पौधों से एक प्रकार की सौंधी खुशबू निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो धरती का उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहाँ से एक जिद्दी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत दयनीय स्वर में अपनी शिकायतें दोहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के पास कोई काम नहीं था। वर्षा से धुले लहलहाते चिकने नर्म पत्तों के पेड़ और धूप में चमकते पराजित वर्षा के उजियाले खंडहर, स्तूपाकार बादल आकाश में सचमुच देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर इस प्राकृतिक दृश्य को देखते जाते और सोचते जाते कि काश इस समय यदि कोई अपना होता, हृदय के साथ एकांत में कोई प्यार करने वाला होता। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वो पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो। शायद उस निर्जन पेड़ की छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर का कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई विश्वास कर सकता, न जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस सब पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव पैदा होते रहते। पोस्टमास्टर ने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर आवाज लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज़ सुनते ही वो दौड़ी हुई आई और हाफती हाफती बोली, भैया जी बुला रहे थे आप? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं तुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिखाऊंगा। और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा अ बड़ा आ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी सीख लिए थे उसने। सावन का महीना चल रहा था। लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब जगह पानी से भर गए थे। रात दिन मेढक की टर्र टर्र और वर्षा की आवाज़, चारों ओर शोरगुल का वातावरण। गांव के रास्तों में चलना फिरना बंद हो गया था। मेला भी जाने के लिए नाव में चढ़कर जाना होता था। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की छात्रा बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी पढ़ने की प्रतीक्षा में थी, लेकिन और दिनों की तरह जब ठीक समय पर उसे नहीं बुलाया गया तो वो खुद किताबों का बस्ता लिए धीरे धीरे भीतर पहुंची। उसने देखा पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। ये सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वो चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन। झटपट लौटकर भीतर आकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे क्या? पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, आज तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रख कर तो देख। घोर वर्षा के दिनों में प्रवास के दौरान इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तपते हुए माथे पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन समय में परदेसी मित्र रोगी की पीड़ा में यही सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता या दीदी बैठी हों। उस परदेसी के मन की ये अभिलाषा बेकार नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही।
उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। जाकर वो वैद्य को बुला लाई, ठीक समय पर गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम हुआ क्या? काफी दिनों बाद जब पोस्टमास्टर रोगशैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर कमजोर हो गया था। उन्होंने मन में तय किया अब वो और यहाँ नहीं रह सकता, जैसे भी हो यहाँ से तबादला करा लेना चाहिए। उसने अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उसी समय अपने अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर ही फिर अपने स्थान पर कब्जा जमा लिया, लेकिन पहले की तरह अब कोई उसे बुलाता नहीं था। वो बीच बीच में झांक कर देखती, पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने एवं उदास भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। इधर जिस समय रतन साहब के बुलावे की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर का इंतजार करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा साहब ने उसे बुलाया तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाए, इस बात की उसे आशंका बनी रहती थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हुए हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन, कहाँ चले जाओगे भैया जी? पोस्टमास्टर, घर जाऊंगा। रतन, फिर कब आओगे? पोस्टमास्टर, अब नहीं आऊँगा। रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, किंतु दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफ़ा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। दिया टिमटिमाता हुआ जलता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप टपकता रहा। बड़ी देर के बाद रतन धीरे धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, परंतु और दिनों की तरह आज उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे थे। आज उसके मन में रह रहकर तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, यह कैसे हो सकता है रतन? पोस्टमास्टर के लिए किस वजह से ये बात संभव न थी, उस अबोध बालिका को ये समझाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। रात भर जागते और ख्वाब देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। ये कैसे हो सकता है? सवेरे सोकर उठने पर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रखा हुआ है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों वो बालिका ये नहीं पूछ सकी थी कि वे सवेरे किस समय यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसने सोचा कहीं तड़के ही ज़रूरत न पड़ जाए। ये सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान कर लेते ही रतन को उन्होंने पुकारा। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश के इंतजार में मौन भाव से एक बार पोस्टमास्टर की ओर देखा। पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मेरी जगह जो सज्जन यहाँ आएंगे मैं उन्हें कह दूंगा, वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें उनके हृदय से अत्यंत स्नेहपूर्ण भाव से निकली थीं, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत दिनों तक पोस्टमास्टर की डांट फटकार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वो सहन ना कर पाई। उसका कोमल हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अवाक रह गए। नए पोस्टमास्टर आए। पुराने पोस्टमास्टर नए पोस्टमास्टर को सारी बातें समझा देने के बाद वहाँ से चलने को तैयार हो गए। चलते चलते उन्होंने रतन को बुलाकर कहा, रतन तुझे कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में उन्हें जो रुपए मिले थे उसमें से अपनी राह खर्च के लिए कुछ रख लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले।
ये देखकर रतन धूल में बैठकर उनके पैरों से लिपटकर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे लिए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर सुबकते हुए वो तुरंत वहाँ से भाग गई। पुराने पोस्ट मास्टर गहरी लंबी सांस लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली सफ़ेद धारियों से चित्रित टिन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे बाहर की ओर चल दिए। जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छल छलाती अश्रुधारा के समान चारों ओर छलकने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र वेदना का अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बड़ी और अनकही ही मर्म व्यथा को प्रकट करने लगी। एक बार बड़ी जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथिनी को साथ ले आएं। लेकिन तब तक पाल में हवा भर चुकी थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए मुसाफिर के उदास हृदय में ये सत्य उदित हो रहा था, जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सच का उदय नहीं हुआ। वो उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद अभी भी उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आएं। आशा के इसी बंधन में बंधी वो किसी भी तरह से दूर नहीं जा सकी थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद दिमाग में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके झूठी आशा को भी अपनी बाहों में जकड़कर तू अपने सीने से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा खून चूस कर वो निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए बेचैन हो उठता है। तो अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित एक कहानी पोस्ट मास्टर। आप सबको कहानी और मेरा कथा वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।